हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक एज। तो आज काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है क्योंकि ये आज एक स्टोरी है यूपीएससी आईएसएस ऑल इंडिया रैंक वन और साथ ही साथ उनकी मेंटर की। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है कि एक मेंटर कैसे मैनेज करता है, कैसे कैसे चीज़ें होती है, सिलेबस कैसे मैनेज करते हैं। इन सब सारी बातों को हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो पहले तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन दी फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक वन इन यूपीएससी आईएसएस। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि आपकी वजह से ऑल इंडिया रैंक वन आई है आपकी कोचिंग से। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ थैंक आप यू लोगों प्रियांशु। को कि ये सुधीर सर हैं, दीप इंस्टीट्यूट के फाउंडर। तो अभी हम लोग आगे ढेर सारी बातें करने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन। तो अभी मैम से स्टार्ट करते हैं। मैम अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड का बताइए, फिर मैं वन बाय वन क्वेश्चन आपको आगे आगे पूछता रहता हूँ। ओके। तो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश में। और मैंने ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में ही किया है, बीएससी ऑनर्स। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ से। 2022 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई। 2022 में ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स में एडमिशन लिया था। 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मेरी मास्टर्स पूरी हुई है। और 2024 में ही मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था दीप इंस्टीट्यूट में, और अभी 2025 में जो अटेम्प्ट दिया है मैंने, उसमें आई हैव क्वालिफाइड इट। सो या। ओके। सो मैम यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है कि एज अ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट जब हम लोग मास्टर्स करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि आप प्राइवेट जॉब चूज कर सकते हो, आप यूपीएससी के लिए जा सकते हो एंड गेट नेट एंड ऑल। तो आपने कैसे चूज करा कि आपको आईएसएस के लिए ही जाना है? ये एक्चुअली काफ़ी टफ डिसीजन था, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही बार मैं प्लेसमेंट सेल से आउट थी। तो इट वाज अ टफ डिसीजन, क्योंकि एक रिस्क होता है इंक्लूडेड काफ़ी बड़ा, कि आप प्लेसमेंट में नहीं जा रहे हो जहाँ पे स्टैट्स में काफ़ी स्कोप है, और सीधा गवर्नमेंट के लिए जंप कर रहे हो जिसमें कोई सर्टेनिटी होती नहीं है किसी के लिए भी, है ना। तो टफ तो था काफ़ी वाला फेज, लेकिन आई थिंक मेरा मानना, मेरा पर्सनल बिलीफ होता है कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो उसको अपना 100% दो। अगर आप कुछ अपने ऊपर रखोगे ना टू फॉल बैक ऑन, तो उससे ना आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो सब चीज़ें इम्पैक्ट हो जाती हैं। आप थोड़ा लेट बैक हो जाते हो कि अरे ठीक है, कोई नहीं, नहीं भी होगा तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी नहीं। हालांकि स्टैटिस्टिक्स अपने आप में जो सब्जेक्ट है, मुझे लगता है लोग इसको शायद चूज भी इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है। तो ठीक है, उस मोमेंट पे अगर मेरे पास कुछ नहीं था टू फॉल बैक ऑन, बट स्टिल आई वाज अश्योर कि ठीक है, आज नहीं तो कल स्टैट्स में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। बिल्कुल। तो दैट इज हाउ आई डिड इट। ओके। तो मैम मैं अभी सारी बातों से पहले मैं बहुत ही बाद वाली बात पूछता हूँ जो रिजल्ट के बाद हुई होगी। अभी आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज हो गए हैं रिजल्ट के बाद, और आपको कैसा लग रहा है क्रैक करने के बाद, वो भी ऑल इंडिया रैंक वन के साथ? लाइफ में चेंज तो मुझे लगता है यही है कि मुझे कोई टाइम टेबल्स नहीं बनाने अब, कि कल मुझे इतना घंटा पढ़ना है, उतने घंटे बिल्कुल। पढ़ना है। ये मुझे लगता है कि स्कूल लाइफ से चलता आ रहा था, एंड फाइनली इट हैज कम टू एन एंड। तो ये एक रिलैक्सेशन है। बाकी देखो, लर्निंग वगैरह जो चीजें होती है तो लाइफ लॉन्ग है। आप जॉब में भी जाओगे, वहाँ पे काम है, सीखोगे बहुत कुछ। तो इतना ही चेंज है, बस इसके अलावा तो तो नहीं है। अभी हम लोगों ने स्टूडेंट से तो बात कर ली, अब हम सर से पूछेंगे। सर आपको कैसा लग रहा है, आपकी कोचिंग से ऑल इंडिया रैंक वन आया है, आप अपनी फीलिंग थोड़ा बताइए सबको। प्रियांशु देखो, वैसे तो अगर हमारे कोचिंग से सिलेक्शन होते रहते हैं, बट इस बार जो कशिश ने मुझे दिया है रैंक वन, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा। बट यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहूंगा, कशिश से शायद मैंने एक बार, जब कशिश इंटरव्यू देने जा रही थी तो मैं मिला था कशिश को यूपीएससी में, और वहां मैंने एक बार इसको बोला भी था, क्योंकि मुझे इंट्यूशन थी कि बेटा तेरा रैंक वन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मतलब वो इंट्यूशन शायद मेरी पॉजिटिव थी। और मैं मतलब, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत कम चीज़ों को लेके खुश होता है अपनी लाइफ में। तो जब मुझे पता लगा कि कशिश का रैंक वन आया है, तो वो मोमेंट मेरे लिए था, मतलब नॉट कि मेरे कोचिंग के लिए वो बहुत अच्छा था, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई, इसका हुआ है जो मैं सोच रहा था कि इसका होगा, वो हुआ है। मतलब हालांकि कुछ ऐसे बच्चे भी आए हैं कोचिंग में जिनकी मुझे उम्मीद थी, जिनका नहीं हुआ है, मुझे उनका बहुत दुख है। हम फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। बट जब खुशी और गम दोनों होते हैं तो खुशी ज़्यादा सेलिब्रेट करनी चाहिए, गम के लिए अभी हमारे पास टाइम है। तो मैं बिल्कुल सर। रियली, मैंने कशिश को थैंक यू भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, कशिश बेटा थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मतलब ऐसा दिन दिखाया कि मैं प्राउडली कह सकूँ, या मैं, मेरा कोई प्रियांशु मेरा इंटरव्यू ले सके।
इस चीज को लेके रैंक 1 आया है। तो थैंक यू वेरी मच, और मैं बहुत खुश था, बहुत खुश हूँ, और आगे भी रहूंगा, क्योंकि कशिश मेरी बहुत फेवरेट स्टूडेंट रही है। तो कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मली स्टूडेंट है, मेरे लिए फेवरेट स्टूडेंट थी मेरी। जी। हम्म, तो मैम अभी टाइम है कि आपने कब से सोचा कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और फिर फाइनली आपने कब से स्टार्ट करा, इसके बारे में थोड़ा जर्नी को बताइए, इस अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग लाइक। देखो, मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में अपनी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही पता था, और आई न्यू कि मुझे ये देना है और मुझे यहीं जाना है, क्योंकि कॉर्पोरेट में मेरा एज़ सच कभी इंटरेस्ट रहा भी नहीं था। बाकी प्रिपरेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में तो मैं स्टैट्स उतना अच्छे से सीख नहीं पाई थी, कोविड वगैरह था और काफ़ी रीज़न्स थे उसके। लेकिन मास्टर्स में आई थिंक जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था तो आई वाज वेरी सीरियस अबाउट दिस, कि अभी मैं फॉर्मली तैयार नहीं करूंगी एग्जाम के लिए, लेकिन मैं स्टैटिस्टिक्स इतना अच्छे से समझूंगी कि जब मैं एक्चुअल में तैयारी देने करने बैठूं एक साल, तो उस समय मुझे कुछ नया ना पढ़ना पड़े, सब मेरा करा हुआ हो एक बार, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है, वो बहुत ही अच्छी डेवलप हो गई। तो मैंने मास्टर्स में हर सब्जेक्ट को बहुत ही डेप्थ में पढ़ा है। तो दैट वाज माय थिंग कि भाई देना है एक साल, मतलब इट वाज फिक्स्ड कि 2025 वाला अटेम्प्ट ही देना है मुझे सीरियसली। लेकिन तैयारी जो माइंडसेट था वो मास्टर्स के दिनों से था कि उसी हिसाब से पढ़ो अभी, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे इतना टाइम ही नहीं होता कि आप डेप्थ में जा पाओ। उस टाइम पे तो आप बस स्किप करने में लगे होते हो चीज़ें, कि अरे ये भी छोड़ दो वो भी छोड़ दो, बिकॉज टाइम कम है। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये चीज़ मास्टर्स में बिल्कुल नहीं की थी, मैंने वहाँ पे बहुत ही डिटेल में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, विच आई थिंक हेल्प मी अ लॉट। ओके। तो मैम आपने जब स्टार्ट करा कि जैसे आपने बताया कि 2025 वाला आपको अच्छे से देना था, तो 2025 की स्टार्टिंग आपने कैसे करी? जैसे आपने तो कोचिंग ली, तो उसके बारे में बताइए, कैसे कैसे वहाँ पे चलता था, फिर आप कैसे कंप्लीट करते थे, मंथली था या एंड ऑल ये। तो बेसिकली कोचिंग मैंने, एक तो सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे कॉलेज के बहुत पास था, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैट्स में मेरी क्लासेस होती थी। तो अप्रैल में सर का फर्स्ट बैच शुरू हो गया था, मैंने तभी ले लिया था क्योंकि मुझे पता था कोचिंग तो लेनी ही है, तो व्हाई नॉट स्टार्टेड अर्ली। क्योंकि जल्दी शुरू करने से क्या होता है ना, एक तो चीज़ें सिलेबस टाइम पे कवर हो जाता है, जो सर ने करवा दिया था फरवरी में हम लोगों का सिलेबस कवर हो गया था इस साल। ठीक है, फिर अप्रैल से स्टार्ट किया। अप्रैल और मई में तो मैं उतना सीरियसली नहीं दे पाई थी आईएसएस को, क्योंकि मास्टर्स के मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे उस टाइम पे, लास्ट सेमेस्टर में। लेकिन जून से काफ़ी इंटेंस हो गई थी चीज़ें, तब से मैंने जीएस वगैरह सब साथ में शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे सर एक एक सब्जेक्ट करवाते रहते थे कोचिंग में कंप्लीट, मतलब मैं अपना लाइन रखती थी, जैसे जैसे कोचिंग में चल रहा है उसी हिसाब से मेरा पर्सनल चल रहा है। क्योंकि एक तो ये होता है लोगों को कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो सेल्फ स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, वो आपके लिए पढ़ थोड़ी सकता है। सर हमको सैटरडे संडे बता देते थे ये सिलेबस है, हम इस हफ्ते ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। जो चीज़ मैं वीकेंड पे पढ़ती थी, मैं वीकडेज में उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करती थी। तो सेल्फ स्टडी तो करनी ही होती है, एंड आई थिंक वही मैं साथ साथ करती रही, तो चीज़ें हो गई, फिर आसान लगने लगी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि सर अगर किसी को कोचिंग ज्वाइन करना है तो क्या ऑनलाइन भी अवेलेबल है या सिर्फ ऑफलाइन? देखो कोचिंग, वैसे तो अब आजकल ऐसा है कि ऑनलाइन ज़्यादातर कोचिंग अवेलेबल है। हम्म। तो हमारा कोचिंग भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप से अवेलेबल होता है। बट मैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं अपने कोचिंग की तारीफ करने में उतना इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ। तो मैं बिल्कुल। ओवरऑल एक बात करना चाहूँगा, नॉट दीप इंस्टीट्यूट की बात करना चाहूँगा। देखिए कोचिंग, जो कोचिंग मेहनत करते हैं, नॉट माई सेल्फ, बहुत सारे और भी कोचिंग है जो मेहनत करते होंगे, बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप, जैसा कशिश ने बोला, बिना सेल्फ स्टडी के तो कुछ भी दुनिया में पॉसिबल है ही नहीं। एग्जैक्टली। कोचिंग सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं। आपका जो कोचिंग का टीचर है, एक तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, एक उसका एक्सप्लेनेशन का जो वे है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब वो आपको समझाए कि जो थ्योरेटिकली आपको बताई जा रही है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है। अब वो कशिश बताएगी कि उसको ऐसा यहाँ महसूस हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो मैं नहीं बता सकता। दूसरा, कोचिंग की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि बच्चों को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। ऑफलाइन में जो टीचर सामने होता है उसका कुछ अजीब सा ओरा होता है और वो बेस्ट होता है। बाकी कशिश आपको ज्यादा बेटर बता पाएगी कि हाँ ऑनलाइन बिल्कुल। ज्यादा बेटर रहा या ऑफलाइन बेटर हाँ रहा। तो जी। मैंने बोला कि मैं ओवरऑल बात करूंगा। ओवरऑल टीचर और बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। टीचर ऐसा होना चाहिए जो जवाब दे सके, बच्चा भी ऐसा होना चाहिए जो क्वेश्चन पूछ सके। तो ऑफलाइन मेरे अकॉर्डिंग बेटर रहता है। बाकी सर्कमस्टांसेस अब ऐसे हो रहे हैं। अच्छा, एक जो सबसे नेगेटिव मुझे कोचिंग इंडस्ट्री में बात लगती है
वो लगती है रिकॉर्डेड लेक्चर। ये जो जहर है, ये हमारी इंडस्ट्री में या हमारे समाज में घोल दिया गया है कि आप रिकॉर्डिंग दे दीजिए, रिकॉर्डिंग ले लीजिए। उसमें बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं एनी टाइम देख सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम कभी आता ही नहीं उसका जिसमें वो देख सके। अगर आप ऑफलाइन हैं, आप चलो लाइव हैं, तो कम से कम एक टाइम फिक्स होता है, तो आपकी स्टडी विद इन टाइम एट ए फिक्स टाइम कंप्लीट हो जाती है। मुझे एज ए कोचिंग टीचर, एज ए कोचिंग डायरेक्टर ये लगता है, बाकी कशिश शायद मुझे करेक्ट कर सकती है अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ मैंने मतलब बच्चों को अगर डिफरेंट लगता होगा तो शायद मुझे करेक्ट किया जा सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग प्रियांशु ये मुझे लगता है कि बच्चों को ऑफलाइन आना चाहिए, टीचर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आपका डाउट है पूछिए, आपका डाउट है पूछिए। बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं, बच्चे डाउट होने के बावजूद भी दूसरे का वेट करते हैं कि वो पूछ लेगा। ये सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है बच्चों के अंदर। जबकि अगर उनको लग रहा है कि टीचर डाउट का जवाब दे रहा है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने चाहिए। उससे क्या होता है, आपका माइंड डेवलप होता है, आपकी माइंड की क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना चाहिए। और कशिश ने बहुत अच्छी बात बोली है, जब तक आप सेल्फ स्टडी में नहीं जाओगे दुनिया का कोई कोचिंग आपको नहीं रैंक दिलवा सकता। तो कशिश की रैंक कशिश लेके आई है, सुधीर सर का इसमें कोई रोल नहीं है। और सुधीर सर का कितना रोल है, कशिश बेटा थैंक यू। आप समझिए, सुधीर सर ने तो और बहुतों को भी पढ़ाया है ना। तो कशिश का रैंक 1 इसलिए आया क्योंकि कशिश ने बहुत मेहनत करी है। हाँ, सुधीर सर का थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, बट ज्यादातर मेहनत बच्चे की होती है और बच्चों को मेहनत करना हम सिखाते हैं। तो जैसे मैंने बोला, बच्चों रिकॉर्डिंग पे मत जाइए, आपको अगर हो सके तो ऑफलाइन पढ़िए, चाहे कोई भी कोचिंग ज्वाइन करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोचिंग ज्वाइन करो, आप किसी भी टीचर से पढ़ें, लेकिन कोशिश करिए ऑफलाइन अगर आप पढ़ सकते हैं तो। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से फीडबैक लेता हूँ, सर ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आता। बेटा जब समझ में नहीं आता तो पढ़ते क्यों हो? मैं तो सीधा बोल देता हूँ, समझ में नहीं आता तो पढ़ते क्यों हो आप? भाई टीचर को बुरा लगेगा ना, वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है और तुम लास्ट में कह रहे हो समझ में नहीं आता। तो ऑफलाइन आइए, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर को पता होता है बच्चे के फेस एक्सप्रेशन को देख के कि इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मेरे जैसा टीचर तो बोल देता है बेटा जब समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफलाइन बेटर रहेगा, बट सेल्फ स्टडी तो बच्चे इसमें मैं मस्ट। कुछ जी जी बेटा ऐड करना चाहूंगी। पहला तो ये देखो, ये जो सर ने बात बोली थी कि टीचर और बच्चे का जो कम्युनिकेशन होता है, कनेक्शन होता है, वो होना चाहिए। क्योंकि मुझे भी अगर कुछ डाउट आता था या फिर पेपर में मुझे कुछ लगता था कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बेटर रहेगी, तो मेरा और सर का आई थिंक हमने काफ़ी कम्युनिकेट किया है। अगर मुझे कोई टेस्ट पेपर आसान लगा तो मैं बता देती थी कि सर ये पेपर बहुत आसान था, ये बात टफ रखना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और मुझे लगता है कि बहुत लोग इस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ पढ़ना सब कुछ नहीं होता। एट द एंड सिलेबस हर कोई कवर कर लेता है, जो बच्चा घर पे बैठा है एकदम आइसोलेशन में वो भी कर लेगा। लेकिन तुम अपने टीचर से कितना इंटरेक्शन रख रहे हो, अपने पीयर्स से कितना इंटरेक्ट कर रहे हो। और काफ़ी लोग जो सर के साथ मेरे साथ कोचिंग में थे, मैं उन लोगों से काफ़ी टच में थी थ्रू आउट। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बाकी मैं भी रेकमेंड करूंगी कि ऑफलाइन बेटर होता है। वो तो मैं पर्सनल कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता था किसी भी वीकेंड पे आई यूज्ड टू गो वहाँ पे, क्योंकि एक बहुत रिफ्रेशिंग सा फील हो जाता है कि अरे मैं अकेली नहीं हूँ, इसमें और भी कितने लोग हैं, सर हैं कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, सेम चीजें पढ़ाना अगेन एंड अगेन। तो इन चीजों को भी लोगों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आप एक बार सारी चीज़ों को डिटेल में बताइए, लाइक पेपर 1 कैसे आपने करा कोचिंग के साथ या फिर अपने से, फिर सेल्फ स्टडी, फिर पेपर 1, पेपर 2 एंड 3, 4 तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप है और काफ़ी वास्ट है, तो उसके बारे में। और मेन जो है क्वेश्चन ना कि लोग इंग्लिश और जीएस को छोड़ देते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि उसको कैसे कवर करना है। ये सारी चीज़ें मैम आप डिटेल में लाइक बुक्स वगैरह के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, ये वैसे मैंने सब कुछ लिख दिया है एक आर्टिकल में विच आई हैव जस्ट रिसेंटली रिलीज। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगी, देखो पेपर 1 और पेपर 2 पर्सनली मेरे दोनों पेपर कभी मेरी स्ट्रेंथ्स थी नहीं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जैम वालों की बहुत अच्छी होती हैं, जिन्होंने आईआईटी जैम की तैयारी की हो, राइट। तो इन पे मैंने ध्यान दिया था ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें मेरा टारगेट बहुत सेट था। मैंने इन पेपर को ऐसे नहीं देखा कि मुझे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैंने देखा इस तरह से कि मुझे 20 क्वेश्चन छोड़ने हैं। सो दिस वाज माय पर्सपेक्टिव फॉर बोथ ऑफ दीज पेपर्स। दिस हेल्प मी, क्योंकि एक तो इससे प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा, फिर बाकी जो सर ने कोचिंग में भी क्वेश्चंस करवाते हैं ना पढ़ाते हुए, जैसे सर ने कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, उसका तभी एक एग्जाम्पल हो जाता है, 2-3 एग्जाम्पल्स पीवाईक्यूज हो जाते हैं।
तो मैंने उनको भी रिपीट किया था काफी बार, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे वो जैम वगैरह के। तो वो चीजें हैं। बाकी पीवाईक्यूज तो आई थिंक दे आर गोल्ड, और लोगों को जितनी बार वो रिपीट कर सको उतनी बार करो, जब तक तुमको एक्चुअली समझ में आना जाए, क्योंकि कई बार हम मूव ऑन कर जाते हैं, हमको चीज समझ नहीं आती है, और वो खुद को भी पता रहता है अंदर से कि नहीं आया समझ में, है ना। तो पेपर 1 पेपर 2 का इतना था। बाकी ऑफिशियल स्टैट जो पेपर 2 में है, वो यहाँ पे दीप इंस्टीट्यूट में गिरीश सर हैं, उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाया था वो सब्जेक्ट। उन्होंने मतलब वो काफी बारीकियां बताते हैं, बहुत डिटेल्स, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, तो उसमें उनको क्रेडिट जाता है। दूसरा, फिर अगर मैं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं पेपर 3 एंड 4 उसकी बात करूँ, तो उसमें तो एक ही मुझे लगता है मंत्र है कि भैया जितना लिख सकते हो उतना लिखो। लिखना है बस, और कुछ नहीं है। अपने नोट्स बनाने से लेकर, क्योंकि अपने लोग खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं, प्रिंट आउट्स लेकर उससे काम चलाते हैं, विच आई थिंक उतना सही नहीं है, क्योंकि लिखना ही है भाई तुमको एट दी एंड वहाँ पर। कितना तुम्हें कॉन्सेप्ट याद है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, वो सब ठीक है चीजें यार, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे एंड में क्या मायने रख रहा है कि तुम लिख पा रहे हो वहाँ पे उस दिन एग्जाम के दिन या नहीं। वो जितना प्रेशर होता है और जितना टाइम वो होता है, टाइम क्रंच होता है, तो उसके लिए तो लिखो जितना हो सकता है। सर ने मॉक सीरीज काफी जल्दी शुरू कर दी थी हम लोगों की, फरवरी जनवरी से टेस्ट होने लग गए थे, तो उन पे मैं बहुत सीरियस थी इन चीज़ों को लेकर। मैंने हर टेस्ट दिया है, मैंने एक टेस्ट स्किप नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत ज़रूरी है, तो वो करना है। पीवाईक्यूज तो अगेन एंड अगेन, उनके तो आप सेपरेट रजिस्टर्स बना लो सिर्फ उसमें पीवाईक्यूज के सोल्यूशन, और उनको बार बार देखते रहो। तो यही चीज़ें हैं। बाकी इंग्लिश इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, तो इंग्लिश में एक तो राइटिंग स्किल्स पे काम करो, वो भी वो खुद ही लिखना पड़ेगा, वो कोई और सुधार ही नहीं सकता तुम्हारे लिए। वो बिल्कुल। मुझे, मेरी बुक खुद की बहुत बेकार थी, तो मैंने खुद ही डेली लिखा है कुछ ना कुछ, और उससे वो एक्चुअल में काफी इम्प्रूव कर जाता है, और उससे इट विल डू। दूसरा, जो वोकेबलरी इडियम्स इडियम्स वगैरह होते हैं, देखो जीएस और इंग्लिश दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लास्ट के महीने या लास्ट के 2 महीनों पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, ना ही हमारा देने का मन करेगा, उस टाइम पे फोकस ऑटोमेटिकली स्टडीज पे ज्यादा आ जाता है। तो जितना जल्दी इनको कवर करके खत्म कर सको उतना बेटर है। इडियम्स वोकैबुलरी थोड़ा थोड़ा याद करते रहो डेली, और बाकी जो सेंटेंस करेक्शन है वो यूट्यूब वगैरह से प्रैक्टिस कर लो, वरना फिर आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो आई एम श्योर वहाँ पे सर करवाएंगे। हमको मतलब जो गिरीश सर है उन्होंने ही कुछ पीडीएफ्स भेजे थे जिसमें काफी पॉपुलर कॉमन वोकैबुलरी और इडियम्स थे, वो दे वर हेल्पफुल। और दूसरा, प्रेसी राइटिंग, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। उसमें वही है 2-3 चीजें कि एक तो अच्छे से पढ़ के करो, और एग्जैक्टली कॉपी ना करें तो बेटर है, अपने खुद के शब्दों में लिखना बेटर होता है। जीएस की अगर मैं बात करूँ, तो जीएस में भी लोग सिलेबस तो कवर कर लेते हैं, सिलेबस भी वैसे वास्ट है उसका काफी, लेकिन इवन आफ्टर कवरिंग व्हाट पीपल डू नॉट डू इज दे डू नॉट राइट आंसर्स, वो आंसर्स नहीं लिखते। वो लिखना बहुत जरूरी होता है, मतलब आप सब कुछ पढ़ के चले जाओ, वो सब धरा का धरा रह जाएगा, ओनली इफ यू डू नॉट राइट योर आंसर्स। तो इस चीज़ से मैंने ध्यान दिया था, और जो गिरीश सर हैं अगेन, उन्होंने ही कॉपीज वगैरह हम लोग को चेक की थी प्रॉपर, तो उससे काफ़ी आइडिया मिल जाता है, क्योंकि आंसर तो पॉइंट्स में होने चाहिए, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब ये सिर्फ मैं कह दूँ तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। तो उससे इट विल बी डन। मैं अच्छा प्रियांश, यहाँ मैं एक बात कहना हाँ सर, चाहूंगा। प्लीज प्लीज सर। जब हम जैसे अभी एक कशिश ने बताया कि हमने फरवरी में टेस्ट सीरीज आई थिंक स्टार्ट की हाँ। थी, तो कभी कभी कशिश का फोन आता था या मैं कशिश को फोन करता था, तो कशिश मुझे सजेस्ट करती थी कि सर पेपर बहुत इजी पेपर था या बहुत टफ पेपर था, तो बाकी जो अगले पेपर हुआ करते थे वो कशिश के अकॉर्डिंग मिलते थे। अगर इसने बोला टफ है तो आसान बनते थे, और आसान है तो टफ बनते थे। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, तो जो भी बच्चों के साथ सही हुआ है हुआ था। उसमें कशिश का रेस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। है। बिल्कुल। नहीं मतलब सर एक्चुअली सुनते हैं, उनको मुझे लग नहीं रहा था कि सर कर देंगे, लेकिन मैंने उनको बोला कि सर अगला पेपर टफ बनाना, सर ने इतना टफ बना दिया मुझसे नहीं हिला फिर वो, तो एक्चुअली लिसन, सो दिस वाज अ गुड पॉइंट। या बिल्कुल। तो मैम मेरा कुछ क्वेश्चन रह गया था कि जैसे पेपर थर्ड और फोर है तो वो काफी डिस्क्रिप्टिव है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू तो है, उसके अलावा और क्या चीज हम लोग प्रेफर कर सकते हैं? क्यों, और कुछ चाहिए क्यों? आई मीन ओके। आप वो कर लो अच्छे से, आपका पूरा साल उसमें निकल जाएगा। ओके। पीवाईक्यूज को ही परफेक्ट करने में टाइम निकल जाता है, और ज्यादा इधर उधर भागना ही नहीं है।
और बल्कि बहुत से पीवाईक्यूज ऐसे होंगे जो हिलते नहीं है क्वेश्चन लोगों से, आज तक उनके सॉल्यूशंस किसी के पास नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा था पर्सनली और मुझसे खुद से नहीं हुए थे, तो उनको रहने दो। जो लेकिन जो बाकी बचा हुआ है 80 to 80% पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लोगे आराम से। ओके। आप उन्हीं को करो बार 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 बार, दैट इज ऑल इज रिक्वायर्ड। और मैम वहाँ आपने पे जाके ना सोचने का टाइम नहीं होता। मैम ऑप्शनल कैसे चूज करा था आपने, लाइक? ऑप्शनल एक्चुअली जो मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट दिया था ना, वो मैंने विदाउट प्रिपरेशन दिया था, तो उससे मेरी काफी मदद हुई कि मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो उसी पेपर में जब मैं पेपर 4 वहाँ अटेम्प्ट कर रही थी, तो मुझे सिर्फ एक ही पेपर याद था, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि वो मेरे मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया था। उसका मैंने एग्जाम दिया था, अराउंड मई में दिया था शायद। तो मुझे वो याद रह गया, और तब मैंने तभी से डिसाइड कर लिया कि भाई एक पेपर तो यही है, क्योंकि मुझे ये याद है, मुझे से मेहनत कम करनी पड़ेगी और मैं अपना टाइम कहीं और दे दूंगी। तो एसपीसी मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया। बाकी मल्टीवेरिएट का मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं था, सर ने कोचिंग में जल्दी शुरू करवा दिया था, तो मैंने कहा यही पकड़ लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट। तो मैंने बस यही, बाकी मैंने मास्टर्स में वो पढ़ा था, तो मुझे मतलब कॉन्सेप्ट के साथ वो फेमिलियरिटी जो होती है, पता होती है चीजें, वो तो था ही, जो मुझे बाकी किसी सब्जेक्ट से एज सच नहीं था। तो यही है मुझे। ओके। तो सर अगर कोई स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहा है या फिर कोचिंग ले रहा है, नहीं ले रहा है, आपके अकॉर्डिंग कैसे शुरू करना चाहिए? पेपर 1, पेपर 2 एंड इंग्लिश जीएस, आप अपने अकॉर्डिंग बुक सजेशंस दे सकते हैं ताकि हेल्पफुल हो बाकी देखो, स्टूडेंट्स को। अगर आपको आईएसएस बनना है, मतलब नोट तैयारी करनी है आईएसएस की, अगर आपको आईएसएस बनना है तो सबसे पहले तो आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी लेके आइए। ये मैं किसी कोचिंग के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आपकी बात, क्योंकि हर बच्चा कोचिंग करता हो या कर सकता हो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम जो नॉर्मल बात करेंगे, एक तो कंसिस्टेंसी लेके आइए। दूसरा, एक जो बुक आती है एससी गुप्ता एंड बीके कपूर, उसकी 2 बुक आती है, फंडामेंटल और अप्लाइड। हाँ। आपको वो दोनों बुक का 100% कवरेज आपके पास होना चाहिए, चाहे वो थ्रू सम कोचिंग हो या वो थ्रू इंडिविजुअल हो, डजंट मैटर। दूसरा जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जैसे कशिश ने बोला पीवाईक्यू, ये मस्ट है, स्पेशली पेपर 3, पेपर 4। पेपर 4 तो आपको पीवाईक्यू कंफर्म ही करने चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एज ए टीचर एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपने पास्ट ईयर पेपर देखे और उनके सॉल्यूशन कहीं से देख के लिख दिए, नहीं। पहले आपको कॉन्सेप्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअली आपने गेन की हो या थ्रू सम टीचर आपने गेन की हो। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रिक्वेस्ट है कि आप पीवाईक्यू टच ना करें। क्योंकि फिर क्या, ऐसा मेरे सामने 2-3 केस आए हैं, अपने ही बच्चे हैं, अपने कोचिंग के ही हैं। उन्होंने क्या किया, पीवाईक्यू मुझसे डिस्कस किए बिना चैट जीपीटी से आंसर लिख के और उनको लिख लिया और मुझे चेक नहीं करवाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पेपर आया तो मैं तो यूपीएससी सेंटर पे था, मैंने पूछा बच्चों पेपर कैसा गया, और ये कल की बात है, नाम नहीं लूंगा बच्चे का। तो जब वो पेपर उन्होंने मुझे बताया सर कम से कम 150 आने चाहिए आउट ऑफ 200, तो मैंने बोला बेटा कांग्रेचुलेशन इन एडवांस। लेकिन जब मेरी कल बात हुई, मार्कशीट आई, तो बोलते हैं कि सर मेरे तो इसमें 48 मार्क्स हैं। मगर बेटा आप तो बोल रहे थे 150 आएंगे, 48 क्यों आए? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पेपर का जो सोल्यूशन किसी टीचर से नहीं चेक करवाया, उन्होंने चैट जीपीटी से लिखवाया और उसको याद कर लिया, और वो गलत हो गया। तो आजकल स्टूडेंट लाइफ में, एजुकेशन में ये प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा चैट जीपीटी का यूज करना जानता नहीं है लेकिन वो कर रहा है। अगर वो जानता है और कर रहा है तो ये गुड है, बट अगर वो जानता नहीं है और कर रहा है तो ये बैड है। तो सबसे पहले तो रेफर द बुक्स, नॉट चैट जीपीटी और नॉट एनी अदर टीचर नोट्स। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं भी एक टीचर हूँ, भगवान तो हूं नहीं मैं भी, तो मेरा मानना ये होता है कि बच्चों जो मेरे नोट्स हैं आप वो ले लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, मेरे से पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार बुक जरूर आप रेफर करिए। तो बुक्स के साथ रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। और जैसा कशिश ने बनाया, खुद के नोट्स बनाइए। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे आप कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। तो पहला स्टेप है आपका चीजों को एनालाइज करना, चीजों को अच्छे से समझना। फिर आपका एक ही एम होना चाहिए, पीवाईक्यू जितने भी हैं उनको बार बार रिपीट करें, और अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन कहीं से मिल जाते हैं उनको भी रिपीट करें। लेकिन प्लीज सिमिलर क्वेश्चन रिपीट करें, आप टफनेस के चक्कर में कुछ भी रिपीट ना करने लग जाएं। सिमिलर क्वेश्चन रिपीट करें, क्योंकि एक एग्जाम का रिदम होता है, एग्जाम का पैटर्न होता है, एग्जाम का लेवल होता है। अब वही इन्फ्रेंस अगर मैं आईआईटी जैम के बच्चों को पढ़ाऊं, उनका लेवल अलग जाएगा।
वही इन्फ्रेंस में यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाऊं तो लेवल अलग जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल, प्रैक्टिस का लेवल भी अलग ही जाना चाहिए। अब इन्फ्रेंस के नाम पे आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ सकते। एग्जाम के लेवल को माइंड में रखते हुए आपको पढ़ना चाहिए। और प्लीज रेफर गुड बुक्स। तो जो 2 बुक मैंने बताई है वो स्पेसिफिक है, मतलब वो मैक्सिमम सिलेबस को कवर करती है। शायद कशिश भी इस बात से एग्री करेगी कि वो मैक्सिमम सिलेबस को कवर करती है। बाकी कुछ बुक्स स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हो सकती है, वो सब हम लोग वेबसाइट वगैरह पे डाल ही देते हैं डिटेल, वो कोई इशू नहीं है। बट रिक्वेस्ट है, जो आने वाले बच्चे हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं, आप बुक्स जरूर रेफर करिए। चाहे आप किसी टीचर के थ्रू रेफर करते हैं या इंडिविजुअली रेफर करते हैं, वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन करें, आप या सेल्फ स्टडी करें, डजंट मैटर, आप बुक जरूर रेफर करिए। ऐसा नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए सुधीर सर का आपको पढ़ाया है बहुत अच्छा लग रहा है, चलो सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन तभी होगा क्योंकि सुधीर सर का पढ़ाया हुआ आपका अच्छा क्लास में लगेगा, पेपर में नहीं लगेगा। समझिए, पेपर में तभी अच्छा लगेगा जब उस पढ़ाए हुए को आपने एनालाइज घर बैठ के सेल्फ स्टडी में कर रखा होगा, तो वो बेटर है मेरे अकॉर्डिंग, जैसा एज ए टीचर मुझे जो लगता है। जी ओके। तो मैम, अभी आपने जब एग्जाम दिया होगा रिटर्न वाला, उसके बाद आपको क्या लग रहा था कि नाम आने वाला है, नहीं आने वाला है, क्या सीन था? उसके बाद हम इंटरव्यू पे चलने वाले हैं। एक्चुअली इनिशियली आई वाज श्योर कि हाँ आ जाएगा, रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। सर भी मिले थे लास्ट में एग्जाम के, सर भी कह रहे थे तेरा तो हो जाएगा ये वो। मैं फिर लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, ऐसे ऐसे मेरे दिमाग के सामने मेरी सिर्फ गलतियां आ रही थी। मुझे मुझे मतलब हर पेपर में सिर्फ अपनी गलती ही दिखाई दे रही थी कि अरे इसमें ऐसे कर देती, इसमें वैसे कर देती। तो इसीलिए मैंने कोई आंसर किसी कभी मैच भी नहीं किया, क्योंकि मुझे वो देखना ही नहीं था। मैंने पेपर उठा के नहीं देखे वंस आई केम बैक होम, क्योंकि आई वाज लाइक कि भाई मतलब पता नहीं मैंने कहा क्या पता चल जाए कि ये गलत कर दिया, और फिर मेरे दिमाग में वही चीजें घूमती रहती हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए आई वाज वेरी अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। हालांकि एक हफ्ता मैं बहुत वैसे थी कि शायद नहीं होगा। आई वाज मतलब कि यार पता नहीं कितने नंबर आएंगे। मैं एक्चुअली एंड तक तो मेरा बहुत ही कम एस्टिमेट हो गया था। फिलहाल मेरा रिटर्न का जो टोटल बैठ रहा है वो 641 है। मेरा खुद का एस्टिमेट इतना ऑफ था। बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन आई एम श्योर मतलब मैं क्या बोलूं इस बारे में, इतना गलत एस्टिमेट मेरा खुद का। बट यार ठीक है, आई मीन दैट वर्कड फॉर द गुड। ओके। तो सो ये था सिचुएशन। नहीं तो मैम, उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए शायद थोड़ा कम समय मिला था इस बार, तो आपने उसमें कैसे प्रिपेयर हाँ, करा? फिर आगे की चीजें थोड़ा बताइए, इंटरव्यू में क्या हुआ, फिर क्वेश्चंस कुछ अगर आपको याद हो। इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू के लिए बहुत ही कम टाइम मिला था। हम लोगों का ऑफलाइन मॉक होने वाला था एक कोचिंग में, वो हो ही नहीं पाया, सर ने ऑनलाइन ही लिया था एट द एंड। और जो तैयारी थी वो 3 चीज़ों के चारों तरफ ही घूमती है। जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है डैफ, फिर करंट अफेयर्स, और तीसरा जो स्टैटिस्टिक्स जो आप पढ़ रहे हैं रिटन के लिए ऑलरेडी, वही सब। तो डैफ को तो वही है कि अपना जो भी आपने उसमें लिखा है उसके ऊपर अच्छी नॉलेज गेन करके जाएं, वरना अगर नहीं कर सकते तो उसको मत लिखें, इट्स बेटर। और ब्लफ ना करें बिल्कुल भी, कोई चीज़ इधर की उधर ना बताएं, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल जो वहाँ बैठे होते हैं, वो आराम से गॉज कर लेंगे। दूसरा, करंट अफेयर्स जो थे हमारे हमारे टाइम के, देवर जीएसटी वगैरह, और उस टाइम पे टैरिफ वगैरह चल रहा था। दे वर वेरी मच इन न्यूज़, तो वो अच्छे से कवर करें उनको। और न्यूज़ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ें, इकोनॉमी का पेज पढ़ें न्यूज़पेपर से। बाकी स्टैटिस्टिक्स तो वही जो आपने रिटन के लिए तैयार की है, उसी को देखें। बाकी उसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे इन्फेरेंस हो गया, या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई, और सर्वे सैम्पलिंग, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट मानते हैं जिसको, स्पेशली उसको, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं एकदम बेसिक से बेसिक, वो एक बार देख लें। उनको इस तरह से देखें कि आप आसान भाषा में समझा पाएं, ज़्यादा टेक्निकल ना हो जाएं किसी भी शब्द को लेकर या डेफिनेशन को लेकर। और रियल लाइफ एग्जांपल्स उनके सबके ढूंढ के और तैयार करके रखें, क्योंकि वो कभी भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करके बताओ तुम कैसे अप्लाई करोगे इस कॉन्सेप्ट को। सो दिस इज हाउ इट गोज। बाकी जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो तो एक तो होम टाउन वेज पूछे थे मेरे, जो डैफ में मेंशन था। दूसरा, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि जीएसटी के बारे में कुछ बताएं। फिर जीएसटी एन जो जीएसटी नेटवर्क होता है उसके बारे में पूछा। दे ऑल्सो आस्क्ड कि आपको पता कहाँ से चला इसके बारे में, तो वो ऑफिशियल स्टैट्स आप कवर करेंगे अच्छे से, तो उसमें आपको पता चलेगा। फिर स्टैटिस्टिक्स से एक दो क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनोमियल क्यों कहते हैं।
तो मैंने पहला जो इसका आंसर मैंने जो दिया था वो एक्चुअल इसका ट्रू आंसर नहीं था। मैं पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने बोला सर क्योंकि 2 सक्सेस या फेलियर करके इसके आउटकम हो सकते हैं इसलिए। लेकिन वो कह रहे कि अच्छा नहीं, दोबारा उन्होंने क्वेश्चन पूछा। वो फिर मेरे को याद आया कि अरे वो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है मैथ्स में, तो उस वजह से बाइनोमियल बोलते हैं। तब मैंने उनको बताया। ये मैं क्लास में सब बता तो के चलता हूँ इनको कि ये चीज हाँ, क्यों हुई है। ये लेकिन सब मैं वही ना, क्लास में। हाँ। उस समय वो दिमाग में हिट कर जाए तो एकदम से उसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि जैसा भी क्वेश्चन तुम पे आ रहा है, तुम्हें आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, बस ऐसे होपलेस ना हो जाए, एकदम नर्वस ना हो जाए बहुत ज्यादा, थोड़ा काम रहे और कहें कि अरे सर आई एम सॉरी। सॉरी भी बोल सकते हैं, देयर इज नो इशू अबाउट दैट। ओके। तो यही कुछ चीजें जो मुझे याद है फिलहाल। बिल्कुल। तो सर आप लाइक जो भी स्टूडेंट होते होंगे आपके यहाँ, तो आप कैसे प्रिपरेशन कराते होंगे इंटरव्यू के लिए, उसको आप थोड़ा बताइए। देखो इंटरव्यू के लिए तो कशिश शायद बता देगी। हम लोग जैसे मान लो मैं स्टैट्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं तो स्टैट्स ही पढ़ाता हूँ, बाकी ऑफिशियल जीएस सब गिरीश सर पढ़ाते हैं। तो स्टैट्स जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे खास ना माइंड में ये रहता है कि बच्चे को मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना पसंद करता हूँ। एक तो कि बच्चा एग्जाम लिखेगा मेरे टॉपिक से। अब क्या होता है, स्टैट्स का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो अब इंटरव्यू के टाइम पे पूरा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैट्स पढ़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जब हम थ्योरेटिकली एग्जाम के लिए पढ़ा रहे होते हैं, मैं वहीं पे जो भी टॉपिक लेता हूँ वो बच्चे के साथ वहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ कि कोई भी अगर इंटरव्यू में आपसे स्टैट्स पूछेगा तो वो ये बात इस टॉपिक से पूछेगा। अब वो क्या होता है, बहुत समय हो जाता है तो कुछ बच्चा उसको याद रख लेता है। जो कशिश ने अभी क्वेश्चन पूछा ना, बाइनोमियल, पॉइजन, हाँ। नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, मैं इनको ये भी पढ़ा के चलता हूँ कि इसका नाम एक्सपोनेंशियल क्यों रखा गया है, या इसके कितने पार्ट हो सकते हैं, कितनी फैमिलीज है, कहाँ ये यूज होता है। खाली ये नहीं कि पीडीएफ लिखा और रेंज लिखी और चले गए। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोग, शायद कशिश बता देगी, क्लास में ही डिस्कस करते हैं साथ के साथ। लास्ट में जाके जब दिन कम बचते हैं तो हम उसको रिकॉल कर लेते हैं और फिर वो इंटरव्यू सेशन हो जाता है जैसा नॉर्मली सब लोग लेते हैं। हाँ। लेकिन पढ़ाई उन 4 दिनों में नहीं होती, वो पढ़ाई पूरे साल में होती है, चाहे वो इंटरव्यू की हो चाहे वो एग्जाम की हो। तो मुझे जो मैं करता हूँ शायद मुझे वो ठीक लगता है कि हम बाद में बोले कि सबको बाद में पढ़ाएंगे, बाद में जैसे इस बार टाइम मिला ही नहीं, तो जनरली टाइम कम मिलता है, तो वो हम इंटरव्यू का भी थ्योरेटिकली जब क्लास चलती है उसी में मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करके चलता हूँ। शायद कशिश इस बात से एग्री करेगी कि सर सही करते हैं इस काम को, क्योंकि लास्ट में जाके नहीं कर सकते बेटा। लास्ट में जाके 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आप पूरे स्टेप्स को कैसे रिकॉल करोगे। बिल्कुल। और रिकॉल करना पॉसिबल है, पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। रिकॉल करना फिर भी पॉसिबल है कि चलो बेटा ये बता रखा है, आज तुम्हें सारा रिकॉल करा देता हूँ। तो ऐसे हम करते हैं इंटरव्यू का, पहले ही हम लेके चलते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो कैसे छोड़ेंगे उसको, बिल्कुल। बाद में पॉसिबल नहीं है। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है अकॉर्डिंग टू मी एज ए टीचर, वो बेटर रहता है। ओके। सो मैम, लाइक आपने जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा और उसको आपने कैसे मैनेज करा, ये मेरा एक क्वेश्चन है। टफेस्ट, देखो, एक तो जीएस स्टार्टिंग में बहुत टफ लग रही थी। लग रहा था कि भाई इसको कैसे ही करेंगे, बिकॉज इट सीम्स वास्ट। हिस्ट्री बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी, सब कुछ ही पढ़ना है, मतलब कोई छोड़ना ही नहीं है। और इस बार तो जीएस का पेपर मेरे हिसाब से भी काफी अच्छे लेवल का आया था कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मुझे लग रहा है हर साल ये लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें भी चीजें थोड़ी स्कैरी तो लगती हैं। दूसरा, एक तो फिर मुझे टाइम सीरीज एनालिसिस से बड़ा डर लगता था, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने ना ही बैचलर्स और ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही कभी मैं इसको अच्छे से कर ही नहीं पाई हूँ। कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, तो मुझे इससे बहुत डर लगता था, लेकिन वो हो गया था। एक तो मुझे इसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस वाला पार्ट था, उसमें उस वो मुझे लगता था कि भाई ये क्या ही बला है दुनिया की। और एंड में जब सर ने कोचिंग में फिनिश करवा दिया था, उसके जो नोट्स दिए थे वो काफी अच्छे थे। तो उसके बाद लगा कि दिस इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मतलब सर्वे सैम्पलिंग मुझे उसके सामने टफ लगने लग गया था, स्पेक्ट्रल एनालिसिस के सामने, फिर व्हिच वाज इवन माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो ऐसे ऐसे, मतलब ये चेंज होता रहता है ना। स्टार्टिंग में मुझे जीएस टफ लगती थी, लेकिन एंड तक आते आते इट बिकेम द इजीएस्ट, है ना। मुझे कुछ और टफ लगता है, फिर एंड तक आते, जैसे आप उसको टाइम देते रहते हो उस चीज को, तो वो चीजें आसान होने लग जाती है। वही था। बाकी पेपर 1 और पेपर 2 में बोलूंगी कि ये दोनों पेपर मेरी कोई खास स्ट्रेंथ्स नहीं थे, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव्स में एज सच मैंने कभी कंपेटिटिव एग्जाम्स दिए नहीं है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज वगैरह होती हैं, स्पेशली इफ नेगेटिव मार्किंग इज इंक्लूडेड, ये थोड़ा मेरे लिए वो हो जाता है।
लेकिन आई वॉज वेरी केयरफुल विद व्हाट आई हैव टू डू। मैं बहुत फिक्स नंबर लेके गई थी कि मुझे इतने ही अटेम्प्ट करने हैं, इसके बियॉन्ड मुझे एक क्वेश्चन नहीं करना, बिकॉज मैं अननेसेसरी रिस्क नहीं लूंगी। एंड आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी लकीली। तो मेरी स्ट्रैटेजी काम तो कर गई, बट इनिशियली आई वाज स्कैर्ड कि इन दोनों पेपर में क्या होगा। ओके। सो मैम, जैसे अभी सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया होगा, फिर कुछ लास्ट टाइम बचते हैं, तो इतना बड़ा सिलेबस है, जीएस है, इंग्लिश है, फिर इतने पेपर्स है, उसको आप कैसे याद करते थे या फिर रिवीजन कैसे रखते थे ताकि आपको याद रहे ओवरऑल एग्जाम में? एक तो इसमें ये चीज नहीं होती कि इस डेट को आपका सिलेबस पूरा हो गया, अब सिर्फ रिवीजन होगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये जो रिवीजन वाली चीज है ना, ये हमेशा ही चलने लग जाती है। मतलब मेरा रिवीजन, अगर मैं बोलूँ, जून जुलाई से ही मैं रिविजन्स कर रही थी। जो जो चीजें पूरी होती रहती है उसको रिवीजन करते रहो। तो दिस इज हाउ यू गो। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्वे की बात करूँ, तो सर्वे मेरा जल्दी, सर ने काफी जल्दी करवा दिया था, सबसे पहले सब्जेक्ट वही था। तो जून से ही मेरा सर्वे का रिवीजन चालू हो गया था। तो एंड के महीनों में, यानी कि अप्रैल मई में, मुझे सर्वे को उतना टाइम देना ही नहीं पड़ा, है ना। तो ये ऐसे होता जाता है कि आप स्टार्टिंग से ही रिवीजन करते हुए चलो कि एंड में वो वजन है, जो बोझ है, वो हल्का हो जाए, क्योंकि उससे में ऑलरेडी बहुत चीजें हो जाती हैं कवर करने के लिए। पेपर 4 थोड़ा हैवी हो जाता है लास्ट के समय में, क्योंकि लोग उसको कवर ही लास्ट में करते हैं एकदम, पीपल थिंक इट्स इजी, है ना। तो पेपर 3 को आप फिर शुरुआत से रिवाइज करते हुए चलो, सो दैट एंड में वो बहुत ज्यादा टफ ना लगे। तो इसको ऐसे आप प्लान कर सकते हैं। सर, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इस पे रिवीजन को लेके? जो कशिश ने बोला है वो बिल्कुल, ये कशिश ने सही बोला है। हम भी यही बात हर बच्चे को बोलते हैं कि जैसे ही आपका एक पेपर, एक यूनिट, या मान लो पेपर एक हमने खत्म करा दिया या आपने खुद से कर लिया सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप बार बार उसको रिवाइज करिए। एग्जाम से 4 महीने पहले आपका सब कुछ विद रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो लास्ट के 4 मंथ है उसमें ओनली रिवीजन होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा या कोई कोचिंग भी जनरली लास्ट तक कोर्स को खींचते रहते हैं, वो कवर करवा ही नहीं पाते। तो वहां पे बच्चा बेचारा फंस जाता है और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ही आपका कोई एक पेपर फिनिश हुआ, एक पेपर का यूनिट फिनिश हुआ, आप प्लीज उसका 15 दिन में, 20 दिन में, 1 मंथ में 1-2 बार रिवाइज उसको जरूर कर लीजिए। और यहाँ पे मैं एक बार जरूर ऐड करूंगा कि जब आप रिवाइज करते हैं तो प्लीज आप नोट्स को पढ़िए मत, नोट्स को लिखिए। ये शायद मुझे पॉइंट लगता है। बच्चा क्या गलती करता है, वो सिर्फ पढ़ता है, हाँ ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, हो गया। नहीं, नेवर। आप उसको लिख लिख के देखिए। अगर कहीं अटक जाते हैं तो रजिस्टर खोल लीजिए, अदरवाइज लिख के देखिए। ये होता है रिवीजन का तरीका। ये नहीं होता है हाँ ठीक है कर लिया, अच्छा हो गया, ठीक है नेक्स्ट लाइन आ गई, ये नहीं होता। तो बच्चा जो मेजर गलती करता है वो रिवीजन में ये करता है। कुछ बच्चा गलती करता है वो रिवीजन करता ही नहीं है, वो बोलता है कि लास्ट में जाके हो जाएगा। तो लिखने की प्रैक्टिस करना आई थिंक ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम में। देखिए, सबसे मेन तो है स्टैटिस्टिक्स को समझना। अगर आपको स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। बट अगर आपको स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो रिवीजन एक आपकी लाइफ का दूसरा मेन पार्ट बन जाता है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना आपका सिलेक्शन होगा, स्पेशली पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3, पेपर 4 रिवीजन का रोल है। पेपर 1, पेपर 2 में रिवीजन से ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए जब भी कोई अच्छा टीचर अगर पढ़ाएगा तो पेपर 1 और पेपर 2 अलग फॉर्मेट में पढ़ाएगा, पेपर 3, पेपर 4 अलग फॉर्मेट में पढ़ाएगा, क्योंकि वो उनका लिखने का, एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। वो एक तरीके से कोई टीचर पढ़ाना भी नहीं चाहिए और पढ़ाएगा भी नहीं। जो अच्छा टीचर होगा वो अपना पैटर्न चेंज कर देगा, क्योंकि उसको पता है बच्चे को एग्जाम किस फॉर्मेट में लिखना है। तो मेरा सजेशन है कि जो कशिश ने बोला, रिवीजन मस्ट है बिल्कुल किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी रैंक के लिए। जी प्यार। मैम, मेरा एक क्वेश्चन और है कि फियर ऑफ नॉट सिलेक्शन और डीमोटिवेशन से आप कैसे डील करते थे? लाइक या कोई फ्रेंड था जिसको कॉल करते थे, या टीचर, मेंटर एंड ऑल, जो भी आपको उस समय पे लगता हो। um, ये तो एक्चुअली बहुत ही बड़ी समस्या है और मैं खुद इससे काफी जूझ रही थी ड्यूरिंग माई द होल प्रोसेस। इसके लिए तो देखो, आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली, लाइक स्पेशली माई मदर। तो मैं उनसे ऑलमोस्ट हर चीज बता देती हूँ, मैं हर चीज उनको शेयर करती हूँ। मैं मतलब, और दिस लाइक ये मेरा तो इनहेरेंट नेचर है कि मेरे से कुछ बात अंदर रखी नहीं जाती, आई जस्ट स्पीक इट आउट।
बहुत से लोग होते हैं वो नहीं बोल पाते हैं, तो मैं उनको भी सजेस्ट करूंगी, अगर आप चलो बोल भी नहीं पा रहे हो अगर किसी से, अपनी फैमिली में या फ्रेंड से, तो आप लिख लो, जर्नलिंग करो, है ना, अपनी चीजों को लिखते हुए चलो कि दिस इज व्हाट आई फील राइट नाउ, या जो भी आपके दिमाग में उस टाइम चल रहा है। तो ये आपको लिटरली हेल्प करेगा आपकी ओवर थिंकिंग से, जो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, सोचते ज्यादा है, करते कम है ना। तो वो सोचने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, पता नहीं चलता कि अरे यार 2 दिन तो ओवर थिंकिंग में निकल गए, करेंगे कब, है ना। तो उसको ना जल्दी से फटाफट, टू फिनिश, टू गेट इट ओवर विद, आप लिख लो चीजों को। मैं, इधर माई मदर और मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो उनके बहुत टच में रही हूँ थ्रू आउट। मैं उनको डेली, मेरी उन लोगों से बात होती थी, और उन लोगों को भी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का उतना ही पता है जितना मुझे पता है अभी। दे वर कंप्लीटली, पूरे प्रोसेस में दे वर विद मी। तो दिस इज हाउ आई डेल्ट विद इट। और टफ तो होता है, सी इट्स नॉट इजी एट ऑल। आई थिंक गवर्नमेंट एग्जाम चूज करने का ही सबसे टफेस्ट फेज यही होता है कि वो जो पूरी ओवर थिंकिंग के साथ आप गुजरते हो, और जो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि भाई नहीं निकला तो क्या करेंगे। लेकिन यही है कि उसी फियर को ओवरकम करना ही तो इज व्हाट रिक्वायर्ड। जो एग्जाम वाले देखना चाह रहे हैं वो शायद यही तो देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करें कि ठीक है, इट्स ओके, हर कोई ओवरथिंक करता है, आप अकेले नहीं हो। और कुछ फटाफट से तरीका ढूंढें उसको डील करने का, इधर शेयर इट विद सम पर्सन या फिर अपने जर्नलिंग करें और आगे बढ़ें फिर। बिल्कुल। सो मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है इंटरव्यू का, लाइक कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस का कितना रोल रहता है इंटरव्यू में, उसके बारे में थोड़ा, सर भी थोड़ा सा, थोड़ा आप बताइए। इतना रोल क्या है, मैं इंटरव्यू का दूसरा नाम ये दोनों चीजें ही तो है, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल इट इज अबाउट। सी, नॉलेज तो ऑलरेडी वो लोग एग्जाम देके आए हैं रिटर्न, ठीक है, हम्म, तो आपको बेसिक तो पता ही होगा, उसमें देयर इज नो दौराई अबाउट इट, है ना। और अगर आप वहाँ कोई क्वेश्चन सपोज भूल भी गए हैं या फिर नहीं भी दिमाग में नहीं आ रहा है, इवन इफ इट्स बेसिक, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई गो एंड रीचेक, या फिर आई डू नॉट नो, आई एम नॉट येट अवेयर ऑफ दिस। तो आप वहाँ बोल सकते हैं, वो बोलना ही चाह रहे हैं, मतलब वो यही देखना चाह रहे हैं कि वो बंदा हैंडल कैसे कर रहा है। बल्कि मेरे हिसाब से तो जो पैनलिस्ट होते हैं उनका पर्पस भी ये होता है कि वी गेट टू दैट पॉइंट जहाँ पर ये उस इंसान को एक आंसर ना आता हो, then we want to see how she or he reacts or responds to that. That is the actual thing that they want to know. ना कि तुम्हें हर क्वेश्चन का जवाब है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। exactly। तो ये दोनों चीजों पर ध्यान दें। कम्युनिकेशन, अगेन मैं वही बात बोलूंगी कि इन चीजों पे ना पूरे साल काम होता है। जैसे मैं पूरे प्रेपरेशन में सर से टच में थी या अपने पीओ से टच में थी, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। इन सब से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, पहला। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। ओके। सो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर आईएसएस? उनका सारा कवर है बट इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हो अगर। ये क्वेश्चन मुझसे है? आप दोनों लोगों से है। नहीं, अच्छा पहले तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली हाँ, इंग्लिश का तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है। बस आप, अगर आप इंग्लिश से प्रॉब्लम लेते हैं, देखो, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल लिखना नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो एज ए आईएसएस तो थोड़ा वर्क करना बहुत मुश्किल है। हाँ। लेकिन हम लोग भी हिंदी मीडियम से पास आउट रहे हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा इंग्लिश में फील नहीं हुआ कि इंग्लिश की वजह से कोई बच्चा आईएसएस में सक्सेस ना हुआ हो। वो मुझे नहीं लगा। बस एक चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको टीचर पढ़ाता है, तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बोलना जानते नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं टू इम्प्रेस सम स्टूडेंट। वहां आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपका टीचर अगर आपको समझा पा रहा है तो वो हिंदी में समझा रहा है तो आप हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश में समझा पा रहा है तो आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई टीचर की बात समझ में नहीं आ रही, आप बोल दीजिए सर मुझे समझ में नहीं आ रही, आप हिंदी में बता दीजिए। तो देखिए, हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी में समझ के आप लिखना आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा। बट स्टैटिस्टिक्स में तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जीएस और इंग्लिश में लिटिल बिट प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो बच्चे प्योरली हिंदी वाले हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जीएस और इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंगली 10% टाइम ज्यादा दे दें। बस इतना आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। बट ये इशू बनाना कि हमारा तो इंग्लिश नहीं आता तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये शायद बहुत नेगेटिव पॉइंट है। प्रियांशु, यहाँ मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि जब आपने सवाल पूछा है तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पूछा है, मैं बता देता हूँ। इन 2007 में
मैं एज ए असिस्टेंट लेक्चरर लगा दौलत राम कॉलेज में। तो मैं मेरठ यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, एक्चुअली कैंपस से पास आउट हूँ। तो हम लोगों का भी इंग्लिश बिल्कुल जीरो होता था, हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता था, हमारा इंग्लिश अभी उतना अच्छा नहीं है। तो जब मैं यहाँ एडोक बेसिस पे आया तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तू कैसे सर्वाइव करेगा, दौलत राम कॉलेज तो गर्ल्स कॉलेज है और इंग्लिश है सब कुछ, तू कैसे सर्वाइव करेगा। मैंने बोला एक्चुअली मेरा आई हैव डन एमएससी एंड एमफिल इन मैथमेटिक्स आल्सो। तो मैं मैथमेटिक्स का टीचर बन के आया था। तो मैंने बोला मैथमेटिक्स में एक्स होता है, आप उसको क्या कह के लिखो या एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बच्चा मेरे मुझे से इंग्लिश नहीं सीखना चाहता, वो मुझे मैथ्स पढ़ना चाहता है एंड आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने यहाँ आके देखा मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, जबकि मेरे दोस्तों को मेरे बिना प्रॉब्लम आ रही थी कि तू कैसे जाके इंग्लिश में डील करेगा। भाई मैं सब डील करूंगा, अगर कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा तो मैं बोल दूंगा बेटा नहीं समझ में आया हिंदी में पूछो। और अगर वो हिंदी में नहीं पूछ सकता फॉर एग्जाम्पल, तो वो किसी दूसरे ऐसे बच्चे से क्वेश्चन पूछ लेगा जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। मैं प्रियांशु आपको बताता हूँ, हालांकि मैं कोचिंग के बारे में बताना नहीं चाह रहा था, मेरे कोचिंग में हर साल 4 या 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती हिंदी, और वो मेरे कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। और जब मैं उनसे लास्ट में पूछता हूँ, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिंदी समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि भाई आपको समझ में आता है, तो बोलते हैं सर ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन जो आप फेस एक्सप्रेशन हैंड एक्सप्रेशन देते हैं उनसे हमें पूरा स्टैटिस्टिक्स समझ में आ जाता है। तो लैंग्वेज इज नॉट ए प्रॉब्लम, समझना और समझाने वाले के बीच में क्या कम्युनिकेशन है ये मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कशिश शायद थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता पाएगी। नहीं, मैं इसी में ऐड करूंगी, सर ने सही बात बोली है। देखिए, पहली बात तो इंग्लिश से बच तो सकते ही नहीं हो, क्योंकि एक पेपर पूरा इंग्लिश का ही है 100 नंबर का। बिल्कुल। तो आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल्स और वोकैबुलरी थोड़ा इन पे काम तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने बढ़ा दिए इस बार, शायद 20 थे आउट ऑफ 100। तो वो है। दूसरा, अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करूँ, जो जो बोलचाल में हम भाषा यूज करते हैं, उसमें मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनका इंटरव्यू स्कोर कहीं बहुत अच्छा इंटरव्यू स्कोर रहा है, और उन लोगों का इंग्लिश जो है वो ऐसा कुछ बहुत फर्राटेदार या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यू डोंट नीड एकदम वो प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी, बहुत सिंपल बेसिक आप इंग्लिश यूज करोगे तो उससे भी हो जाती हैं चीजें। मतलब कॉन्फिडेंस तो वो चेहरे से दिखना चाहिए। एंड इवन मुझे लगता है पैनलिस्ट तो और ज्यादा इम्प्रेस होंगे कि भाई, मतलब इतना कुछ ऐसा इंग्लिश में इतने बढ़िया नहीं है, बट स्टिल द कॉन्फिडेंस दे कैरी, यू नो, वो इतना इम्पैक्ट डाल जाए तो क्या ही बात होगी उस बात की। दूसरा, इवन इफ कुछ डायलेक्ट आ रहा है आपका इंग्लिश का, आपका जहाँ का लोकल लैंग्वेज है उसका डायलेक्ट भी आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो मतलब ये तो लीस्ट थिंग है जो आपको, जिसकी टेंशन होनी चाहिए किसी को। सो मैम, मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे साइड से। तो मैम, किसका किसका रोल ओवरऑल रहा है आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में? और उसके बाद एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि लाइक रिजल्ट वाले दिन जब रिजल्ट आता है उसके बाद की लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट में आप बता दीजिएगा मुझे बस। देखो, रोल की अगर मैं बात करूँ तो कितने लोगों का रोल है, आई कांट इवन काउंट। मेरे अकेले का तो बिल्कुल भी नहीं है। सी, पहला मेरी फैमिली, ऑफ कोर्स। दूसरा, जो मेरे जितने भी टीचर्स रहे हैं, सुधीर सर हैं, या मेरे मास्टर्स, ग्रेजुएशन, स्कूल लाइफ, ऐसे भी लोग हैं जिनसे मैं आज भी टच टच में हूँ, कम्युनिकेशन में हूँ। तो उन लोग, मतलब सभी का, मुझे लगता है सभी का श्रेय है, क्योंकि ये थोड़े जो इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें आप क्या हो, उसमें हर इंसान का कंट्रीब्यूशन आया है जिससे आप अभी तक मिले हो, है ना, जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ रहा है। तो वो सब है। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। सब जॉब वाले हैं, लेकिन सभी ने जितना मुझे लगा है कि जितना जरूरत थी, दे हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड इन सम वे। तो सब रोल तो बहुत लोगों का है, इसमें कुछ बात नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ रिजल्ट के वाले दिन की, तो अम, पहला फोन शायद सुधीर सर का ही आया था मेरे पास। सर पूछ रहे थे कि, हाँ, सर बोले रिजल्ट आ गया, देखा तूने? मैंने कहा सर रैंक 1 है। सर कह रहे कि अरे, मतलब सब उस टाइम पता नहीं था कि मेरी रैंक 1 है। मैंने बताया इनको, दे वर सो हैप्पी। तो उसी के बाद से मतलब सभी खुश थे ऑफ कोर्स। और मतलब मुझसे ज्यादा दूसरे लोगों को पता था कि मेरी रैंक 1 आने वाली है या फिर मैं क्वालिफाई करने वाली हूँ।
उनमें तो मैं भी मैं एक तो था। बार बार, कजिन हाँ, उनमें मैं एक था। ये सर तो बल्कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था रिटर्न का, सर कह रहे तेरे 150 आएंगे। जैसे सर वो बात आपकी सच नहीं हुई, 150 नहीं आए मेरे, हाँ। बट लेकिन जो भी है मतलब, जो बाकी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए थे पूरी प्रोसेस में, उन लोगों को मुझ पे ज्यादा भरोसा था जितना मुझे खुद पे था। तो इसको मैं बहुत स्पेशल बोलूंगी कि दैट्स रियली बिग थिंग टू अचीव, कि आपकी मेहनत किसी और को ज्यादा दिखती है अपने आप के कंपैरिजन में। बिल्कुल। तो बहुत ही इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके। सो मेरे साइड से सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आई थिंक सो। अगर सर और मैम अगर कुछ छूट रहा हो तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ मोटिवेशन दे सकते हो फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट जो तैयारी कर रहे हैं 26 के लिए। मोटिवेशन सब अच्छे देते हैं, कर देंगे। तो नहीं नहीं, मोटिवेशन तो मैं नहीं, अच्छी मैं देता हूँ बच्चों को बहुत। मैं बस एक ही बात आपसे बोलना चाहूंगा। हाँ, तो प्रियांशु मैं यही आपसे सरस दे रहा था कि जो होता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स लोग गिनवाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, खासकर रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चों, सब कुछ हो सकता है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जो बिग अचीवमेंट लेके बैठे हैं, वो कोई राजा के घर में पैदा नहीं हुए हैं, वो किस्मत लिखवा के नहीं लाए हैं। किस्मत हमें खुद बनानी पड़ती है। बिल्कुल आप हिम्मत रखिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर आप हिम्मत ही नहीं करेंगे तो पॉसिबल कैसे होगा? बिल्कुल एक कोट है, बिलीविंग इन अवर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे तो आप सक्सेस कैसे रहोगे? बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा सजेशन सभी बच्चों को ये है, आप कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहां से पढ़ते हैं, ये मैटर नहीं करता है। आप पढ़ते हैं या नहीं, ये ज्यादा मैटर करता है। आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लाइफ का, जैसे कशिश ने अभी बताया, अगर कशिश के फ्रेंड ऐसे होते जो जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, तो वो कशिश की कैसे हेल्प करते हैं? ऑब्वियसली बात है। ऐसे लोगों के साथ आपको वाइब्स में रहना है, जो लोग पढ़ने लिखने की बातें करें, जो लोग स्टैटिस्टिक्स की बातें करें, जो लोग सक्सेस की बातें करें, ना कि फेलियर्स की बातें करें। ये नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? दुनिया में अगर कोई चीज बनी है तो वो होने के लिए ही बनी है ना। आईएसएस में अगर 20 सीटें हैं तो 20 की 20 किसी को तो मिलेगी ना। तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? हमें तो एक ही चाहिए, 19 आप अपने घर रखो, हमें चाहिए ही नहीं। तो मैं इनको खूब मोटिवेट करता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, मोटिवेशन कुछ बच्चों का लंबे समय तक रह जाता है, कुछ बच्चों का मोटिवेशन थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, बस ये फर्क है। अदरवाइज बिल्कुल मोटिवेशन एक बहुत बड़ा रोल होता है। और कौन आपका मेंटोर है, वो आपको किस तरीके से समझा रहा है। अगर मेंटोर आपको किसी बात पे डांट रहा है, तो समझिएगा वो बात डांटने वाली ही होगी। मेंटोर प्यार से समझा रहा है तो वो प्यार से समझाने वाली होगी। तो बिल्कुल मेंटोर और जो स्टूडेंट है, उनमें थोड़ा रहता है। मेंटोर का मतलब एक टीचर ही नहीं होता, और बहुत कुछ भी मेंटोर की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आप बिलीव रहना चाहिए अपने ऊपर, तब जाके सक्सेस मिलेगा, कंफर्म, ये गारंटी है। क्योंकि सक्सेस क्यों नहीं मिलेगा? हमने सब कुछ अपना मैक्सिमम एफर्ट दिया है। दूसरा, मैं प्रियांशु यहाँ एक बात बोलना चाहूंगा, अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपका मान लीजिए सक्सेस नहीं हुआ, कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो मेरे बच्चों, इससे जिंदगी नहीं रुक जाती। दोबारा अटेम्प्ट दीजिए, तीसरी बार अटेम्प्ट दीजिए, नहीं हो रहा है कुछ और मिलेगा। आपका फेलियर एक्सेप्ट कर लेना सबसे बड़ा फेलियर है। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों के लिए, कि आप मोटिवेट रहिए बच्चों। कोई भी चीज ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सबका सोल्यूशन होता है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल। प्रियांशु। ओके मैम, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अगर कुछ छूट रहा हो तो। नहीं देखो, छूटा तो ऐसा कुछ नहीं है, बस बाकी सर ने जो कहा उसी में कुछ ऐड करूंगी हाँ प्लीज। कि ये जो मोटिवेशन वाली बात होती है ना, कि बाहर से मिल गई, ये चीजें काम करती हैं, डेफिनेटली करती हैं और मन को खुश कर देती हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ दिन के लिए हो जाता है। एक जो रियल वो होता है कि डिस्पाइट कल को तुम्हें कोई मोटिवेट करने वाला ना भी मिले, मान लो, तब भी आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो चीज अगर आपके अंदर है, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। और वो अचीव वो हर कोई कर नहीं पाता, बहुत टफ हो जाती हैं चीजें, है ना, इवन विदाउट अ मेंटोर। तो अगर वो है आपके अंदर तो दैट इज इट, दैट्स रिक्वायर्ड, बस। आपके पास मेंटोर अगर है, जो आपको हर टाइम मोटिवेशन, चाहे वो कोई भी हो, तो आपकी लाइफ वैसे भी इजी हो जाती है। क्योंकि लाइफ में कोई भी इंसान हो, चाहे वो राजा भी हो, राजाओं को भी दुख होते हैं, राजाओं को भी टेंशन होती है, प्रजा को भी दुख होती है। लेकिन अगर आपका मेंटोर इतना कैपेबल है कि आप उसको कुछ भी प्रॉब्लम बताओगे, वो क्विकली सॉल्यूशन देगा, तो मतलब आप लकी है।
और वो लेकिन अभी किसी ने बोला वो सबके पास नहीं भी होते, ऐसा होता है लेकिन नहीं भी होते। तो आपको खुद से ही फिर अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि बिना मेंटोर के आप मोटिवेट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो बच्चों को जिनको ऐसा है कि सर कोई मेंटोर नहीं है, तो सर जिनके पास मेंटोर है वो तो बल्कि मैं बोलूंगी लकी है वो लोग। हाँ लकी है, बस मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि वो बहुत लकी है। बट अगर जिनके पास लकी नहीं है है कि भाई, आपके पास मोटिवेट कोई तो वो भी है, होंगे। कोई टीचर है या फिर कोई फ्रेंड है ना। पर अगर लेकिन अगर नहीं भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ ठीक है। मेन चीज है कि टेंशन वाली बात नहीं है, तो भी आप मेंटोर नहीं है तो भी आप हो सकते, बट मेंटोर है तो आप लकी हो भाई। और अच्छा मेंटोर है तो फिर तो तो फिर लक तो का फिर क्या ही कहना। जिंदगी, हाँ फिर तो मतलब हो ही गया काम। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। है। सो मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। मैम आपने आर्टिकल के बारे में बताया था कि आपने अपलोड करा, उसके बारे में बता दीजिए ताकि जो व्यूअर्स हैं वो रीच आउट कर लें वहाँ पे और उनको वो मिल जाए। अच्छा अच्छा। ओके। तो ये मेरा टेलीग्राम जो चैनल है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज करके, राइट, उसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं। वहां पर मैंने वो आर्टिकल का लिंक डाल दिया है। उसमें बस लिखी हुई है वही चीजें हैं जो मैं सब जगह बोल रही हूँ, उसमें बस वो लिखी हुई है। तो ये है ना, लिखा हुआ आपको मिल जाए रेफरेंसिंग, उसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मेरा स्कोर कार्ड भी डला हुआ है, ओके, तो यू कैन चेक इट आउट। ओके। सो मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैम आपसे लेके मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि इजीली एक्सेस कर पाए लोग। और थैंक यू ओके। सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। मुझे लगता है इससे वेलकम। बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है स्टूडेंट को, क्योंकि ये एकदम लाइक एकदम फेमिलियर पॉडकास्ट हुआ है, लाइक इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चंस एंड ऑल मस्ती के साथ। तो राइट मुझे राइट। लगता है काफ़ी हेल्प होगी। बाकी किसी को डाउट ऐसी हो होती है सर, तो सर की जो क्लासेस भी होती हैं वो भी ऐसी होती हैं, डीप चीजों पे बहुत ही बिल्कुल। और लाइट हार्टेड। नहीं तो क्लासेस का तो मेरा ये ब्रांच हल्की। मेरा रहता है, मैं कभी भी जब स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ हाँ। तो मैं एज ए टीचर नहीं पढ़ाता हूँ, ये मेरा नेचर है। मैं मतलब आज से नहीं, 15 साल का मेरा कैरियर हो गया टीचिंग में। मैं कभी भी, मैंने अगर किसी स्टूडेंट ने भी, इवन कशिश, मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट ने अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप की बोली होगी, उसका सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया होगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने बच्चों को हर वो सॉल्यूशन दे सकूं जो मेरे पॉसिबल है। भगवान तो मैं हूं नहीं कि भाई मैं सब कुछ सोल्व कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चा कोई मुझे प्रॉब्लम शेयर करता है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड चाहे विदाउट पढ़ाई से रिलेटेड, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बच्चा सॉल्यूशन मिले। क्योंकि हमारा फर्ज है, अगर हम बड़े हैं तो हमें बड़ों वाला फर्ज निभाना चाहिए। ये नहीं कि बस कोचिंग के डायरेक्टर है, फीस ले ली, पढ़ा दिया, तुम्हारा हुआ नहीं हुआ। मैं जनरली उन बच्चों को कम फोन किया होगा जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है उनको मैंने ज्यादा फोन किया होगा। और अगर उन्होंने फोन उठाया भी नहीं है, कुछ बच्चे जैसे नहीं उठा पाते, मैंने मैसेज छोड़ा है कि बेटा प्लीज पिक अप द फोन, ताकि मैं उनको वो 5 मिनट दे सकूं और उनको अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार कर सकूं। तो बिल्कुल। ये तो कशिश बोल रही सही, वो बोला है कशिश ने। हमारी क्लासेस में ये थोड़ा रहता है कि हम लोग पढ़ने के साथ साथ मोटिवेशनल चीजें, हंसी मजाक, क्योंकि बिना हंसी मजाक के पढ़ाई नहीं है पॉसिबल। हम किसी आईसीयू में तो बैठे नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, भाई पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, लेकिन अगर वो हेल्थी पढ़ाई है। मैं खासकर इसी चीज पे मोटिवेट करता हूँ कि बच्चा और टीचर जो कम्युनिकेट रहे, ताकि बच्चे के अंदर हेजिटेशन ना रहे कोई भी सवाल पूछने से पहले। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे जनरली कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो विदाउट एनी अदर, मतलब कोचिंग से कोचिंग लेके आते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि सर जब हम क्वेश्चन पूछते थे तो टीचर हमें चुप कर देता था, आपसे हम कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, इवन कभी भी तो दूसरे बच्चे बोल देते हैं सुधीर सर इसको बोलो, ये कुछ भी पूछ लेता है। मतलब भाई मैं नहीं बोल सकता, इसने मुझे फीस दी है पूछने की, तो मेरा फर्ज है इसको बताने का। तो अब वो बच्चा वाकई में इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा होता है, लेकिन एज ए टीचर मैं उसको इलॉजिकल नहीं कह सकता, क्योंकि उसका इंट्यूशन है, वो कुछ पूछना चाहता है। हो सकता है हम उसको ना समझ पा रहे हो, लेकिन उसका दिमाग तो अपने आप को समझ पा रहा है ना। तो भी हम उसको डील करते हैं अच्छे से, समझ, मतलब उसकी गलत बात में हम सही बात मिला के उसको कंटिन्यू करते हैं कि शायद आप ये बात नहीं पूछना चाह रहे थे, आप ये बात पूछना चाह रहे थे। बच्चा हाँ हाँ सर मैं ये बात पूछना चाह रहा था, बिल्कुल। वो भी समझ जाता है सर हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो ये तो बात है, आपको हेल्दी माहौल में ही पढ़ सकते हैं आप रेस्ट्रिक्टेड माहौल में नहीं पढ़ सकते। आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है सर ये क्यों हुआ, और टीचर बोल देना नहीं किताब में ऐसा लिखा है, तो भाई फिर आप टीचर कैसे बने। किताब में लिखा है तो किताब में तो हम घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं ना, किताब में कोई चीज क्यों लिखी है, ये शायद एक मेंटोर एक टीचर को ही बताना पड़ेगा, और बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जी। मुझे लग रहा है काफ़ी मोटिवेशन हो गया लास्ट में, और अच्छा हो गया माहौल। तो मैम आपको कुछ ऐड करना है या फिर हम लोग एंड करें?
जी, बस धन्यवाद बहुत-बहुत बुलाने के लिए। थैंक यू एंड सो मच मैम प्रियांशु, फॉर मैं लास्ट कमिंग। में कहना चाहूंगा, कशिश बेटा, थैंक यू। अरे! और कितनी बार बोलेंगे आप बस? नहीं नहीं, वो थोड़ा सा होता है, वो कभी यस, कभी ना यस, बहुत थैंक सारी यू कुछ सर चीजें ऑल्सो। बहुत बार बोलने का मन करता है। यस, यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। ओके, थैंक